आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल आप लोग का साइंस का एग्ज़ाम है और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को बताते हैं। देखिए सिलेबस के अनुसार ही आप लोग को क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? सारा चैप्टर से नहीं पूछेगा। और जो पैटर्न है इसमें शुरू में आपको 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुविकल्पीय जो है वो पूछेगा और उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? लिखना आप लोग को इसमें अच्छा खासा पड़ जाएगा, ठीक है? संस्कृत में तो बस नाम मात्र का लिखना था, लेकिन साइंस में अच्छा लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे प्रकाश को जानिए चैप्टर से वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, ठीक है? ये आपको पूछ सकता है। देखिए वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है? वास्तविक प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है? और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है। आभासी प्रतिबिंब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, ठीक है? और इधर ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए जो भी हम सब आपको बता रहे हैं। अवतल दर्पण तथा अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? तो देखिए उत्तर, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण देखिए पहले, इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया रहता है, ठीक है? वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है, धंसे भाग पर पॉलिश किया रहता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है? फिर देखिए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में दो अंतर बताएं, ठीक है? इसमें देखिए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस में देखिए पहला ए है, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है? और उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, ठीक है, और साइड तरफ चौड़ा होता है। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में छोटा प्रतिबिंब होता है। इसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, इसका एक उदाहरण दें, ठीक है? ऐसा प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रतिबिंब सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से। अगला देखिए लेंस किसे कहते हैं, ठीक है? उत्तर देखिए, दो सतहों से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा जिसका कम से कम एक सतह वक्रित हो लेंस कहलाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो यहाँ उत्तर देखिए, इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के बाद दिखाई देता है जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। यह आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इसमें मुख्यतः 7 वर्ण होते हैं, ठीक है, यानी कि रंग। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, ठीक है? ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ठीक है? यहाँ देखिए आपका अलग से इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है? तो 7 रंग। इसको संक्षेप में याद करने का है, बेनी जा हा पी नाला, ठीक है? बैंगनी, नीला, जामुनी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इसके बाद देखिए ऊष्मा चैप्टर से, जैसे ये बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें से क्या ऊष्मारोधी है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे ऊष्मारोधी जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब सुचालक है, ठीक है? और प्लास्टिक जो है एक कुचालक है, यानी कि ऊष्मारोधी ये हो गया डी नंबर, ठीक है? फिर देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में ऊष्मा क्या है, ये देखिए, किसी वस्तु में उष्णता और ठंडापन की संवेदना उत्पन्न करने वाले भौतिक कारण को ऊष्मा कहते हैं। यह ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है? उसके बाद देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तवा को पकड़ने का हत्था लकड़ी का क्यों बना होता है, ठीक है? उत्तर देखिए, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है, अर्थात इससे होकर ऊष्मा का प्रवाह
नहीं हो सकता है। ठीक है, लकड़ी जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जैसे केतली हो गया या फिर रोटी सेकने वाला जो तवा होता है उसमें लकड़ी लगा रहता है। ठीक है, ताकि उसको हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं, है ना। और लोहा जो अगर यदि रहेगा तो गर्म हो जाता है। उसके बाद देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ताप किसका प्रभाव है ऊष्मा का। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला क्वेश्चन, प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है, तो उत्तर देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, उत्तर देखिए सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो सूर्य का किरण होता है उसको परावर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे कि आयना से चमक के वो दूसरा तरफ चला जाता है ना, वैसे ही। इसके बाद देखिए विद्युत धारा और उसके प्रभाव पाठ से बल्ब के तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन से बना होता है। इसके बाद देखिए जल अनमोल संसाधन से भी कुछ पूछ सकता है, जैसे 9 नंबर, जैसे यहाँ पर लिखा है समझाएं कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ठीक है, तो उत्तर देखिए वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में अंतस्रावित हो जाता है और भौम जल की पुनः पूर्ति करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का कितना भाग जल है, तो लगभग 3/4 भाग जल है। इसके बाद देखिए अम्ल, क्षरक और लवण पाठ से लिटमस विलयन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। उत्तर देखिए लाइकन के पौधे से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए 3 सूचकों के नाम लिखें। ठीक है, 3 सूचकों के नाम में आपका हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है जब अति अम्लता या गले में जलन से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर देखिए प्रति अम्ल और कुछ नहीं क्षारक होते हैं। जब उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। प्रति अम्ल को उदासीन कर देता है और हमें आराम पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए चींटी काटती है तो त्वचा में खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर जब चींटी काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है जिससे जलन होने लगता है। ऐसी स्थिति में खाने वाला नमी युक्त सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या केलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए सूचक किसे कहते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग बदल कर पदार्थों की प्रकृति को बता देते हैं। प्राकृतिक सूचक लिटमस, हल्दी, उड़हुल की पुखड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लिटमस क्या है। लिटमस वह पदार्थ है जिसका रंग अम्ल में लाल तथा क्षार में नीला होता है। ठीक है, और चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उत्तर देखिए यहाँ पे आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद देखिए पवन, तूफान और चक्रवात से चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उत्तर देखिए चक्रवात के आने की संभावना समुद्र के तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ठीक है, और देखिए अगला गर्मी के दिनों में पवन समुद्र से पृथ्वी की ओर क्यों
बहता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर देखिए, गर्मी के दिनों में थालीय क्षेत्र अधिक थलीय क्षेत्र जमीन जो है, ठीक है, अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल यानी कि जमीन का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इससे थल की वायु का दाब कम हो जाता है। इस कम दाब को भरने के लिए पवन समुद्र से थल की ओर बहता है। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, समझाएं कि कपड़े के बैनर और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। तो उत्तर देखिए, बैनर तथा विज्ञापन पट्टों को खुली हवा में लगाया जाता है, उन्हें हवा के दबाव को सहना पड़ता है। ठीक है, और बैनर तथा विज्ञापन पट्टा अधिक देर तक हवा के दबाव को सहन नहीं कर सकते तथा वे मुड़ जाते हैं, परंतु अगर उनमें छेद किए जाते हैं तो हवा उन छेद से आर पार जाती रहेगी। इस प्रकार उन पर पड़ने वाला हवा का दबाव कम हो जाएगा। यह उन्हें हवा की विपरीत दिशा के बावजूद भी स्थिर रखता है। ठीक है, देखिएगा इस तरह से कहीं भी इस तरह का बैनर लगा होता है तो उसमें कुछ फाड़ दिया जाता है, फटा फटा से दिखता है, क्योंकि हवा पार होने के लिए। अगर यदि वैसा छेद नहीं करेगा तो क्या होगा कि पूरा खंभा ही वो खाड़ के ले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं, क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान ना हो। अपने उत्तर का कारण समझाएं। ठीक है, तो उत्तर देखिए, हम एक ऐसा भवन लेना पसंद करेंगे जिसमें खिड़कियां तथा रोशनदान सब कुछ हो। श्वसन, भोजन पकना आदि क्रियाओं से भवन में मौजूद पवन गर्म हो जाता है। ठीक है, वह कमरे में ऊपर की ओर उठती है। खिड़कियां एक निचले स्तर पर निर्मित होती हैं जो गर्म पवन को बाहर निकालने में सहायक नहीं होती, अतः भवन की छतों के पास निर्मित रोशनदान गर्म हवा को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इससे कमरों में हवा का आवागमन सुचारू रूप से चलती है। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये गर्म होता है, और भी हवा जब गर्म हो जाता है जैसे रसोई में, ठीक है, तो वो क्या है कि गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है और छत में वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, उसको निकलने का जगह नहीं मिलता है, लेकिन रोशनदान होने से वहाँ से वो निकल जाएगा। हवा गर्म हवा हल्की होने के कारण वो नीचे की ओर खिड़की से नहीं निकल सकती है। ठीक है, हल्की हवा होने के कारण ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है जिसके कारण नीचे आती है। ठीक है, लेकिन गर्मी के दिन में देखेंगे जब ऊपर सीलिंग फैन अगर आप अचानक से चलाते हैं तो गर्म हवा आपको मिलने लगता है। उसका कारण यही है कि वहाँ पर जो इकट्ठा गर्म हवा रहता है वो नीचे की ओर फेंकने लगता है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, मछली कैसे सांस लेती है। मछली तथा पानी में रहने वाले जीवों में गलफड़ा या कोलम या गिल पाया जाता है। गिल जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। गिल मछली के सिर के ऊपरी भाग में दोनों तरफ पाया जाता है। गिल में रक्त वाहिनियाँ काफ़ी संख्या में होती हैं, इससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मछली जो है गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। इसके बाद देखिए, वन हमारी जीवन रेखा से समझाएं कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। उत्तर देखिए, पौधे वर्षा जल के बहाव को रोकने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ों द्वारा वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे वर्षा जल भौम जल के रूप में पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इससे पूरी वर्ष जल का स्तर सालों भर, ठीक है, बना रहता है। जिन इलाकों में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जबकि वृक्षहीन स्थानों पर जरा सी वर्षा से ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः बाढ़ रोकने में उन महत्वपूर्ण भूमिका बाढ़ रोकने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
कैमरा भी हिल रहा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है कभी कभी। अगला प्रश्न, बताएं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। ठीक है, उत्तर देखिए, यह सही है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। पादपों एवं जंतुओं के मृत शरीर उपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिन्हें मशरूम तथा अन्य सूक्ष्म जीव खाते हैं। इस प्रकार मृत जीव गिद्धों, कौवों तथा गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, वनों को प्रकृति का फेफड़ा क्यों कहा जाता है। देखिए उत्तर, पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पौधे जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिल जाएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितना हेल्प हुआ। ठीक है, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। यहाँ से आप लोग को सोशल साइंस का प्लेलिस्ट में आपको 6 से 12 तक क्लास तक का मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी आपको और भी सब्जेक्ट का लाइव क्लास भी आपको आगे मिल सकता है, आप लोग डिमांड कीजिएगा तो। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारा आपको कंपटीशन का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।